कल हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने कुछ ओवरकम करने के तरीके पढ़े थे बैरियर्स को, है ना। दैट वाज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बस टर्म्स लिखनी थी हमें। देन उसके बाद हम लोगों ने कुछ पढ़ा था अबाउट ब्रांडिंग। वेरी गुड। ब्रांडिंग में क्या पढ़ा हमने? बट ब्रांडिंग होता क्या है हमने ये भी देखा था। ओके, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके एलिमेंट्स पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे हमने, राइट। पहला हमने पढ़ा था ब्रांड। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ब्रांड आइडेंटिटी के बारे में। ब्रांड आइडेंटिटी मतलब ब्रांड की पहचान। सॉरी, साइलेंट करना भूल गई। जैसे कि हमने इसमें एक एग्जाम्पल भी लिया था नाइकी का, है ना। नाइकी में लिखा रहता है जस्ट डू इट। वो कहना क्या चाह रहा है, मतलब जो उसके कस्टमर्स हैं उसको क्या बताना चाह रहा है कि उसका एक स्लोगन है जो कि मोटिवेट कर रहा है इंडिविजुअल को कि वो अपनी लिमिट्स को पुश करे, अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाए, है ना। आइडेंटिटी जो रहती है वो विजुअली भी होती है, मतलब आप कैसा लोगो डिजाइन कर रहे हो, कैसे कलर्स यूज कर रहे हो, इवन आप उसमें कैसे फॉन्ट स्टाइल यूज कर रहे हो, वो भी डिफर होता है हर एक इंडिविजुअल ब्रांड्स की। ठीक है, जैसे मैंने आपको इधर इंडिया का बताया था और फिर इधर भी इंडिया का बताया था और नीचे मैंने बोला कि इंडियन ओशन अलग लिखा है, और तुम लोगों को डिफरेंशिएट करना आ गया था। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट एलिमेंट जो है उसका नाम है ब्रांड वॉइस एंड मैसेजिंग। ब्रांड वॉइस एंड मैसेजिंग। ओके, इसका क्या मतलब होता है कि ब्रांड की आवाज या संदेश, किस तरीके की टोन, किस तरीके की लैंग्वेज एक कंपनी यूज कर रही है अपनी ऑडियंस से कम्युनिकेट करने के लिए, वो इस पर्टिकुलर एलिमेंट में आता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे माउंटेन ड्यू, है ना। माउंटेन ड्यू क्या बोलता है? डर के आगे जीत है। बट अगर वो ऐसे बोले डर के आगे जीत है, तो क्या ये हमें ऐसा लग रहा है कि एनकरेजिंग है, या हमें वो बोल रहा है कि आगे बढ़िए आप और अपने डर को ओवरकम करिए? नहीं, वो एकदम एंथुसियाज्म वे में बोल रहा है ना, कि उसकी जो लैंग्वेज यूज करी है, उसने जो वर्ड्स यूज करा है वो इस तरीके का यूज करा है कि वो एक इम्पैक्ट छोड़ रहा है उसकी ऑडियंस पे, है ना। तो अब वो वही चीज कैसे बोल रहा है? डर के आगे जीत है, जोर से बोल रहा है और एक्सप्रेसिव वे में बोल रहा है। ठीक है, तो जब जब कंपनी अलग अलग तरीके के मोड्स ऑफ वॉइसेस यूज करती है या फिर फ्लक्चुएशंस लाती है टोन में, लैंग्वेजेस को मोल्ड करती है अपनी ऑडियंस के लिए, उसको वो एक एलिमेंट होता है ब्रांड वॉइस एंड मैसेजिंग। ठीक है, अब ये कंपनी की वैल्यू को भी रिफ्लेक्ट करता है और एक कनेक्टिविटी भी स्टैब्लिश करता है। ये तरीके का चीज कैसे वैल्यू रिफ्लेक्ट कर रहा है, वैल्यू क्या बता रहे हैं वो, जैसे माउंटेन ड्यू का है तो माउंटेन ड्यू क्या है वैल्यू बता रहा है, उसके टोन जो यूज कर रहा है कि निडर बनिए, आगे चलिए, है ना। इस तरीके की चीज वो बताना चाह रहा है, इस तरीके की वो वैल्यू क्रिएट कर रहा है लोगों के बीच में कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो आपको निडर बना रहा है। ऑल्दो ऐसा लॉजिकली कुछ नहीं है, बट उन्होंने ये माइंडसेट क्रिएट कर दिया है, इजंट इट। तो यही बात यहाँ पर भी आ रही है। अब इसमें एक उद्यमी की क्या भूमिका रहती है, एक एंटरप्रेन्योर की क्या भूमिका रहती है, क्या रह सकती है इसमें, बताओ। वो इस तरीके की जो वॉइस यूज कर रहा है उससे वो कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर रहा है एक ऑडियंस के बीच में। ठीक है, उसके साथ साथ उसका ट्रस्ट भी जो है एक इंडिविजुअल का, एक ऑडियंस का, उसके ब्रांड पे भी बनेगा कि नहीं बनेगा? सिंपल सी बात है, बनेगा। एक इमोशनल कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वो जॉनसन्स बेबी की, जॉनसन्स बेबी क्या बोलता है? बच्चों के लिए बहुत अच्छा है ना। बट अभी कुछ उसके इन पास्ट ईयर्स एक बार रिसर्च हुई थी, उसके R&D हुआ था, सब कुछ हुआ था, तो उसके प्रोडक्ट्स में डिफेक्ट्स निकले थे, है ना। उसकी मतलब उसकी जो एक गुडविल मार्केट में थी, रेपुटेशन जो बनी थी, वो थोड़ी सी डिटोरिएट हुई थी, कम हुई थी, इजंट इट। तो वही बात यहाँ पर आती है कि एक अगर ब्रांड जो टोन, मैसेज, कनेक्टिविटी, इमोशनल अटैचमेंट स्टैब्लिश कर रहा है उसकी ऑडियंस से और खुद के बीच में, वो
इसके थ्रू अफेक्ट होती है। एक एंटरप्रेन्योर इसी से स्टैब्लिश करता है। अगर जॉनसन बेबी ये ना बोले, उसने नाम में ही बेबी लगा रखा है, मतलब सिंपल सी बात है कि उसने बच्चों के लिए ही सारे ज्यादा प्रोडक्ट्स को बनाया है और उनके स्किन को ध्यान में रखते हुए बनाया कि दे आर वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेट, बहुत ही नाजुक होते हैं। ऐसा मन होता है पकड़ लो उनको, दबा दो, ऐसा लगता है, इजंट इट? मतलब मेरा तो मन होता है तो वो कर दो, ठीक है। तो लेकिन जॉनसन्स बेबी ने उसका फोकस क्या था कि मुझे माताएं जो हैं उनको इन्फ्लुएंस करना है, क्योंकि छोटू सा बच्चा 1 महीने का तो नहीं बोलेगा कि मुझे जॉनसन बेबी यूज करो मेरे लिए, इजंट इट? वो तो मम्मियों के लिए होगा ना। तो मम्मियों के माइंड में उन्होंने ये माइंडसेट क्रिएट करा है या फिर ऐसी इमेज क्रिएट करी है अपने ब्रांड के बारे में कि दिस इज द प्रोडक्ट विच यू वर लुकिंग फॉर, ये सबसे अच्छा है। मैनिपो कोपैंट्स, उन्होंने किस तरीके की आवाज यूज करी है उसमें? एक बच्चे की। क्यों? क्योंकि वो कन्वे क्या करना चाह रहे हैं ऑडियंस को कि ये बच्चों के लिए है ना। अब यही एक आदमी आके भरी सी आवाज में मैनी पोको पैंट्स, नॉट एट ऑल इफेक्टिव, इजंट इट? एंड वो फिर कनेक्टिविटी स्टैब्लिश नहीं होगी, वो इमोशनल कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होगा, जो अभी एक वॉइस के कारण हो रहा है, एक बच्चे की वॉइस के कारण हो रहा है ना। तो ये चीज यहाँ पर कही गई है। आई होप ये अंडरस्टैंड है सबको समझ में आया है ना। फिर इसके बाद आता है ब्रांड प्रॉमिस, ब्रांड का वादा। लड़के लड़कियां नहीं निभा पाते, एटलीस्ट ब्रांड तो निकाल दे, प्रॉमिस। हम अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस करते हैं, हम नहीं निभा पाते, एटलीस्ट ब्रांड तो कर दे। अब ब्रांड जो रहता है वो एक कमिटमेंट रखता है अपने किन लोगों के लिए? अपने कस्टमर्स, अपने ऑडियंस के लिए कमिटमेंट, है ना। जैसे लड़के लड़कियां जब रिलेशनशिप में होते थे एक दूसरे के लिए कमिटेड होते हैं, तू ही मेरा संसार है, ऐसा टाइप का। तो यही कनेक्टिविटी या फिर एक बोल दे कमिटमेंट जो होती है, एक ब्रांड जो स्टैब्लिश करता है खुद के बीच में, खुद से अपने ऑडियंस के लिए, ठीक है। अब वो कमिटमेंट किस चीज की होती है? वो कमिटमेंट होगी कि वो अच्छे प्रोडक्ट्स देंगे, उनको अच्छी क्वालिटी के देंगे, ब्रांड के ऑफर्स जो आएंगे वो उनको देंगे, ठीक है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मिंत्रा सब यूज करते हैं, है ना। मिंत्रा में जो फ्रीक्वेंटली परचेस करते हैं, उनकी स्ट्रीक बनाते हैं, तो उसको बना देते हैं मिंत्रा इनसाइडर, ठीक है। मतलब अगर वो इंसान, वही इंसान वापस से दूसरे प्रोडक्ट्स खरीदेगा तो उसको ज्यादा ऑफर्स मिलते हैं, डिस्काउंट मिलता है, और उसको जो सेल में आने वाला प्रोडक्ट रहता है वो पहले उसके पास आ जाता है। माई फ्रेंड वॉज अ मिंत्रा इनसाइडर, हमें पता था कि वो मिंत्रा इनसाइडर है, तो हम जो हमारा विश लिस्ट में रखते थे प्रोडक्ट महंगे रहते थे, हम उसको भेजते थे, तू हमारे लिए खरीद, हम तेरे को पैसा दे देंगे सस्ता। मिंत्रा, मेरा भाई मिंत्रा इनसाइडर है, वो परचेस करता है, वो मैं नहीं करती, बस डिफरेंट है हम लोग। तो यही चीज यहाँ पर भी कही गई है कि जब जब कोई ब्रांड जो रहता है वो कमिटेड रहता है अपने ऑडियंस के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए, और किस वे में कमिटेड रहता है? वो अच्छे प्रोडक्ट्स उनको दे रहा है, गुड क्वालिटी ऑफर्स जब जब आ रहे हैं वो उनको प्रायोरिटाइज करके दे रहा है, और अच्छे अपने कॉम्पिटिटर से हट के अलग दे रहा है, ठीक है। और इससे क्या होता है? एक लॉयल्टी और ट्रस्ट बिल्डअप होता है, ठीक है। वही बात आ गई रिलेशनशिप की, जब रिलेशनशिप में एक दूसरे से कमिटेड रहते हैं तो लॉयल्टी ट्रस्ट बिल्ड होता है एक दूसरे के बीच में। अगर एक ने बोला कि भाई तू तो उससे बात कर रहा है या कर रही है, तो थोड़ा सा एक दरार आने शुरू हो जाती है। तो वही बात यहाँ पर भी है, अगर ब्रांड सही प्रोडक्ट्स, क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स नहीं देगा तो कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट उन्होंने बिल्डअप करा है ऑडियंस के बीच में वो कम होना शुरू हो जाएगा। मैगी में कुछ मिला था ऐसा, है ना। तो उससे क्या हुआ, थोड़ा सा उस टाइम पे लोगों ने यूज करना कम कर दिया, और धीरे धीरे अब थोड़ा बहुत जो हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं लोग, वो कम कंज्यूम कर रहे हैं उसको। उसके बजाय उन्होंने फिर आटा मैगी आ गई, पतंजलि का आ गया, मतलब अल्टरनेटिव्स आ गए। लोगों ने फायदा उठाया उसकी इमेज का कि ये खराब हो रही है, तो लेट्स शाइन आवर प्रोडक्ट इन द मार्केट, हम हमारा प्रोडक्ट को आगे बढ़ाते हैं, ये चीज, ठीक है।
अब इसमें एक एंटरप्रेन्योर का क्या भाई रोल होता है? एक एंटरप्रेन्योर जो रहता है वो एंश्योर करता है, क्या करता है? सुनिश्चित करता है कि उसने जो प्रॉमिस करे गए हैं वो कंसिस्टेंटली चलते रहे। मैगी ने जो प्रॉमिस करा था कि हम आपको अच्छा टेस्ट वाला जो प्रोडक्ट है, एक रेडी टू मेक चीज हम आपको दे रहे हैं, 2 मिनट में बन जाएगी, है ना? लेकिन जब उसमें हमें एक पदार्थ की मात्रा ज्यादा मिली गई, ठीक है, तो उसकी जो उसने ब्रांड कमिटमेंट थी वो ब्रेक हुई, है ना? वहां पर लॉयल्टी ब्रेक हुई, ट्रस्ट ब्रेक हुआ हमारा कस्टमर्स का उस ब्रांड के प्रति, ठीक है। तो एक एंटरप्रेन्योर जो रहता है वो हमेशा इंश्योर करना चाहता है, सुनिश्चित करना चाहता है कि ये कंसिस्टेंटली वैसा ही चलता रहे जैसा मैंने शुरुआत करी थी। मैं उसको ब्रेक डाउन नहीं करना चाहता, वरना उसका अल्टीमेटली पूरी कंपनी डिस्ट्रॉय हो जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। बिल्डिंग लॉन्ग टीम ट्रस्ट एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सिंपल सी बात है, कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा और ये इंश्योर करना एक एंटरप्रेन्योर का ही काम है। अभी आप लोगों ने रिसेंटली सुना होगा या देखा होगा कहीं जोमैटो के बारे में, दीपिंदर उसका जो मालिक है, गाइज यू गाइज आर नॉट एट ऑल एक्टिव, मतलब ऐसे भी एक्टिव नहीं हो तुम। मैं नहीं बोल रही कि सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव रहो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें देखते रहा करो जो ट्रेंडिंग हो रहा है, जिससे क्योंकि ये सब्जेक्ट में आप कनेक्टिविटी बना सको, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ है। जोमैटो पता है सबको, है ना? सब लोग यूज करते हैं। अब जो उस कंपनी का मालिक है और उनकी जो पत्नी है, धर्म पत्नी, उन्होंने क्या करा कि वो लोग भी डिलीवरी बॉय और गर्ल बन गए एक दिन के लिए। अब उनने ये देखना था कि मेरे जो मतलब जो मेरे डिलीवरी वाले लोग हैं उनके साथ कैसे ट्रीट हो रहा है, कैसे मतलब व्हाट हार्डशिप्स दे आर फेसिंग व्हाइल डिलीवरिंग द फूड, वो किस तरीके की परेशानियां फेस कर रहे हैं, ठीक। तो उनको लकीली एक ऑर्डर मिला हल्दीराम से। अब वो लोग हल्दीराम गए लेने। जो मेन गेट होता है वो वहां जैसे ही एंटर करने लग गए, वहां पर गार्ड ने उनको रोक दिया। उनको बोला कि आप यहाँ से नहीं जा सकते, पीछे से जाइए। तो उनको लगा वहां पर वो होगा, लिफ्ट होगी, तो वहां से चले जाएंगे। जब वहां पर गया तो वो लिफ्ट नहीं थी, वहां पर सिर्फ सीढ़ियां थी, ठीक है। और उसको ऑर्डर लेने जाना था 3rd फ्लोर पे, है ना। अब वो वापस आया और मेन गेट से जाने लग गए वो लोग। तो उनने बोला, वापस से वही रोक दिया गेट पे ही, बोला आप इधर से क्यों जा रहे हो? आपको जब बोला उधर से जाओ तो क्यों नहीं जा रहे हो? और ये सब कैमराज में रिकॉर्ड हो रहा था, हिडन कैमराज में, ठीक है। तो उन्होंने बोला वहां पर एलिवेटर नहीं है, मतलब और सीढ़ी और ना लिफ्ट कुछ भी नहीं है ऐसा कि मैं इजीली पहुंच सकूं। तो बोले स्टेयर्स है ना, स्टेयर्स से जाओ। तो बोले क्यों, सब लोग भी तो जा रहे हैं इससे। बोले आप लोगों के लिए यही है, उधर जाओ। बाय, क्योंकि तुम डिलीवरी बॉय हो इसलिए। वो गया बंदा, ठीक है, वो गया 3 फ्लोर पे चढ़ के गया। अब जो स्टोर है जहां से उसको आइटम उठाना था और डिलीवर करना था, तो वो जब वो एंटर कर रहा उस स्टोर में, पर्टिकुलर स्टोर में, वहां पर भी उसको रोक दिया। बोले बाहर ही खड़े रहो, बाहर ही बैठो। तो वो उस कॉरिडोर में बैठा हुआ था, जमीन पे। इतनी बड़ी कंपनी का मालिक ऐसे बैठा हुआ था। ये एंटरप्रेन्योर है। अब उसने ये क्यों करा? उसको ग्राउंड रियलिटी चेक चाहिए था, उसको देखना था कि क्या चल रहा है मेरे एम्प्लॉयज के साथ, उनको कैसा ट्रीट किया जा रहा है। और अगर मेरे एम्प्लॉयज सही से ट्रीट नहीं होते, जैसे बीच बीच में एक वीडियोस आती थी कि डिलीवरी बॉयज जो है वो खाना खुद भी खा लेते हैं और वापस से उसको पिज्जा का एक निकाल के स्लाइस वापस से उसको एडजस्ट करके दे देते हैं। क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? बिकॉज दे आर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद द जॉब विच दे आर डूइंग, है ना। तो उसका काम था ये सेटिस्फेक्शन को इंश्योर करना कि वो सही से हो रहा है डिलीवर कि नहीं हो रहा है। तो अगर ये चीज नहीं की जाएगी तो अल्टीमेटली उसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी, ठीक है। ब्रांड की इमेज डिटोरिएट होगी, ठीक है। जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक उसका ब्रांड नहीं बनेगा। हम यहाँ पर खाने भी जाते हैं कहीं पर, बावर्ची गए, बावर्ची में बहुत अच्छा खाना बन रहा है, हम उससे सेटिस्फाई है, उसकी क्वांटिटी अच्छी है। सागर गहरे है, सागर गहरे का अच्छा खाना है, वहां जाओ। तो ये क्या है, क्वांटिटी भी चाहिए हमें और क्वालिटी भी चाहिए, तब जाके उसका नाम बड़ा हुआ, तब जाके मैं ये नाम ले रही हूँ। अदरवाइज मैंने क्यों नहीं ले लिया सेंट्रल कैफे का नाम, मैंने क्यों नहीं ले लिया 90s कैफे, या फिर और भी बहुत सारे जो है यहाँ पर, है ना। तो जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा, और ये इंश्योर करने का काम एक एंटरप्रेन्योर का होता है, फाइन।
जैसे फेडेक्स पता है सबको, डिलीवरी के लिए होता है ये यूज, ठीक है। फेडेक्स अभी देखना वो ऐसा लिखा रहता है। मेरे को फेडेक्स से याद आया, एक्स से एलबीजीटी क्यू, क्यू क्या है? मतलब मतलब जिनको पता ही नहीं वो कौन है। ठीक, वो लड़के ने करी थी, दिव्यांशु ने। आई न्यू दैट गाय, मुझे पता है, वो मैं जानती थी उसको जिसने सुसाइड करी थी, इसलिए मैंने बोला था कि पढ़ के आओ क्यों क्या होता है। वो होता है जो अपने आप को ही नहीं समझ पा रहा कि मैं क्या हूँ, उसको उधर भी इंटरेस्ट है इधर भी इंटरेस्ट है, उसको खुद की आइडेंटिटी नहीं पता। ठीक है, अब इस पे कमेंट करना अच्छी बात नहीं है है ना। नहीं, ये पता होना चाहिए था, वो तो मैंने बोला था कि बस पता कर लेना कि क्या होता है तुम्हारे नॉलेज के लिए, कि एलबीजीटी क्यों बोलते हैं, तो क्यों क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को क्यों नहीं पता है ना। आते हैं, मैं ब्रांड प्रॉमिस में बात कर रही थी, फेडेक्स एक एग्जांपल दे रही थी। ये जो है इसने प्रॉमिस कर रखा है अपने कस्टमर्स को सही टाइम पर सही तरीके से उनके प्रोडक्ट्स को डिलीवर करना। प्रोडक्ट्स कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। इट इज नॉट ओनली अबाउट क्लोथ्स या फूड या फिर कुछ भी जो हो, आप होम अप्लायंसेस भी मंगवा रहे हो, कुछ भी चीजें जो हो सकती है सब इसके अंडर आएंगी, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्रांड प्रॉमिस। फिर इसके बाद आते हैं ब्रांड पोजिशनिंग। नाम से समझ में आ रहा है, ब्रांड की जो पोजीशन है मार्केट में, यस, वो कैसी है और उसको कहाँ तक और ले जाया जा सकता है, या वो उस पोजीशन पर किस तरह से है, इसका शायद ये। अब इसके अंदर एक चीज आती है, दैट इज यूएसपी। यूएसपी पता है सबको क्या होता है? नहीं पता? तो सुना है, मेरे पर एक्चुअली भी आ रहा है। हम ऐसे डेली लैंग्वेज में यूज करते हैं वर्ड, व्हाट इज योर यूएसपी। या फिर आप कभी इंटरव्यू में जाओगे, जैसे आप लोग अभी क्लियर करेंगे एग्जाम्स, तो आपके पीआई होंगे जब, है ना, तो उसमें क्या वो पूछ सकते हैं कि व्हाट इज योर यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस होगा कि प्रपोजिशन होगा? तुम्हारी प्रपोजिशन होगी ना, कि प्राइस होगी, ठीक है। अब देखो इसका मतलब बता देते हैं क्या होता है। यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन का मतलब क्या है? आप में ऐसी क्या यूनिकनेस है, आप में ऐसा क्या नई चीज है जो वो दूसरों के पास नहीं है। जब उनको ये क्वेश्चन पूछना होगा तो वो इतनी बड़ी चीजें ना बोल के वो सिंपल एक वर्ड यूज कर लेंगे, व्हाट इज योर यूएसपी, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम अदर्स। तो वही बात यहाँ पर ब्रांड की आ रही है। ब्रांड जो रहता है उसकी मार्केट में पोजीशन बनाने के लिए उसको यूएसपी को लेना पड़ता है, मतलब अपने आप को अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करना पड़ता है, अलग दिखाना पड़ता है। अगर वही घिसी पिटी चीजें वो वापस से लेकर आ गया है ब्रांड, है ना, तो वो क्या नया दिखा रहा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी रिसेंटली एप्पल आईफोन लेकर आया, बहुत हुआ मचा था, आईफोन आईफोन आ रहा है, नया लॉन्च होने वाला, लॉन्च होने वाला, ठीक है। क्या डिफरेंट रहा उसमें, क्या था? माइन्यूट सी डिटेल्स अगर डिफरेंशिएट करी होगी, एक कैमरा इधर से उठा के उधर रख दिया बस, और कुछ नहीं था। सॉफ्टवेयर अपडेट्स वही आएंगे जो उसमें आ रहे हैं, बैटरी ड्यूरेबिलिटी वही है, मॉडल का साइज भी वही है ना, कलर्स डिफर कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टोर में कौन सा अवेलेबल है। और क्या हुआ उसमें, कुछ डिफरेंशिएट हुआ क्या? नहीं हुआ। वही सैमसंग की बात करते हैं,
3 फोल्ड वाला ले आया वो बंदा, है ना। अब बताओ उसकी यूएसपी क्या रही और उसकी क्या यूएसपी रही। सैमसंग की 3 फोल्ड वाली, है ना, यूनिकनेस लेकर आया। वेयर एप्पल क्या है, वही वेग चीजें जो ऑलरेडी होती हुई आ रही है, उसी पे उसने हल्का सा एक चुटकी नमक और डाल दिया, बस। उसने अपने आप को डिफरेंशिएट नहीं करा इस बार मार्केट में। नाम उसने यही रखा कि वी आर ब्रिंगिंग अ न्यू फोन, वी आर लॉन्चिंग। उसने मैन्युफैक्चरिंग 11 की बंद कर दी, उसने ऐसा बोल दिया। तो भाई कोई डिफरेंशिएट करने का मौका ही नहीं आया। अब कंपटीशन कहाँ पर आ गया, सैमसंग के साथ आ गया। सैमसंग नए नए चीजें लेकर आ रहा है। वो बंदा वो अभी एक एआई सॉफ्टवेयर अपडेट लेकर आ गया, सर्कल करके आप देख लो, मेरे इसमें भी आ गया। तो ये सारी चीजें जब आप यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस इनकलकेट करते हैं अपने ब्रांड में, तो ही आप मार्केट में एक पोजीशन बना पाएंगे, तो ही मार्केट में स्टैंड आउट हो पाएंगे। अदरवाइज वही अब एप्पल की इमेज वही सब खरीदना है सबको, जस्ट बिकॉज द नेम, जस्ट बिकॉज ऑफ द नेम खरीदना सबको वही है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी यूनिकनेस नहीं बची जो कि अब दूसरे ब्रांड्स लेकर आ रहे हैं। मिसकंसेप्शन बन गया है। यस, स्टेटस, हमारा स्टेटस है। सही है। जैसे अब यहाँ पर एक रोल बात कर लेते हैं, किसकी, एंटरप्रेन्योर के रोल की बात कर लेते हैं। एंटरप्रेन्योर्स जो रहते हैं वो स्ट्रेटेजिकली काम करते हैं, मतलब रणनीति से काम करते हैं, अपने अपने प्रोडक्ट की पोजीशन या फिर ब्रांड की पोजीशन को स्टैब्लिश करने के लिए सही मार्केट में सही टारगेटेड ऑडियंस के लिए, जिससे कि वो अपने कस्टमर्स को सही टाइम पे सही क्वालिटी के प्रोडक्ट्स डिलीवर कर पाए और एक वैल्यू स्टैब्लिश कर पाए। समझ में आया, क्लियर है ये। एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, उनका ये इंश्योर करने का काम होता है कि वो स्ट्रेटेजिकली वर्क करे, रणनीति से वर्क करे, ठीक है, जाने कि वो सही समय पर सही क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स को डिलीवर कर पाए और सही सेगमेंट के कस्टमर्स को। एप्पल अगर लॉन्च कर रहा है कोई प्रोडक्ट तो वो उसके लिए टारगेटेड ऑडियंस दूसरी है। टेस्ला कोई सा प्रोडक्ट लेकर आ रही है, इलेक्ट्रिक कार्स, उसके लिए टारगेटेड ऑडियंस दूसरी है। मिडिल क्लास नहीं होगी, टेस्ला अफोर्ड नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है, उसके लिए थोड़ा अपर मिडिल क्लास या फिर जो रिच पीपल है वो होते हैं। तो वही बात यहाँ पर भी कहेगी कि टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए जब वो रणनीति से काम करते हैं तब ही जाके एक ब्रांड की पोजीशन स्टैब्लिश होती है। ओके, यहाँ पर एग्जांपल टेस्ला का ही दिया गया है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेकर आया है और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर रहा है ना, तो ही जाके वो अपने मार्केट में ट्रेडिशनल वे ऑफ व्हीकल्स जो आ रहे हैं उससे हटकर है, उसकी यूनिकनेस वो है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आया है, इजंट इट। वरना पेट्रोल डीजल गैस से तो सभी चल रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक वाली व्हीकल लेकर आ गया। ठीक है, क्लियर है ये ब्रांड पोजिशनिंग। फिर इसके बाद आता है हमारा ब्रांड एक्सपीरियंस। ब्रांड एक्सपीरियंस, ब्रांड का अनुभव। एक ये ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है जो कि कस्टमर बताता है कि उसका कैसा रहा है उस ब्रांड एक्सपीरियंस, उस पर्टिकुलर ब्रांड को यूज करने का, उसने क्या क्या कैसे प्रोडक्ट को यूज कर रहा, कस्टमर अपना सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, उसकी सर्विसेज सही से आ रही है कि नहीं, इवन अगर वो ऑनलाइन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्रेजेंस है कि नहीं। अगर हम कोई सा कंप्यूटर ले रहे हैं या लैपटॉप ले रहे हैं, कौन सी जनरेशन ले लें, ठीक है, i13 है ना, i13 होता है, क्या क्या होता है, i5 होता है, i5 होता है, 7 भी है, मैं 5 लेने वाली थी तो मेरे को उसका नॉलेज है। 7 बहुत महंगा आ रहा है यार। ठीक है ठीक है, लड़ लो, प्रोसेसर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब बात कर लेते लैपटॉप की। मैं मेरे ही बता देती हूँ जो मैं लेने वाली हूँ, अभी लिया नहीं है।
i5 का मैं सोच रही हूँ लेने का, ठीक है, वो मेरे बजट में आ जाएगा। तो अब बात करते हैं इसकी। ये जो है i5 मैंने 3-4 दिन तक रिसर्च करी है, मतलब मैंने ज़्यादा नहीं करी, मतलब मेरे भाई ने करी है ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि पैसे मेरे लग रहे हैं। तो अब बात ये आई कि रिसर्च की गई है ना, वो क्या रिसर्च में देख रहा है, पहली चीज़ कि मेरा यूज़ क्या है उस प्रोडक्ट का, मुझे कितना यूज़ करना है, ठीक है। अगर मुझे गेमिंग के लिए यूज़ करना होगा मैं दूसरे प्रोसेसर का लूँगी, ठीक है, हाई कॉन्फ़िगरेशन वालों का लूँगी। वेरेज अगर मुझे नॉर्मल मेरा डेस्कटॉप वर्क करना है तो मैं थोड़ा सा कम वाला लूँगी और रैम रोम भी कम लूँगी, मुझे चलेगा 8 GB और ये सब, ठीक है। अब बात आती है कि मैंने तो ये रिसर्च कर ली कि मुझे क्या यूज़ है, बट यहाँ पर मुझे ये भी देखना है कि जो प्रोडक्ट मैं ले रही हूँ स्टोर से वो ऑनलाइन अवेलेबल है कि नहीं, ऑनलाइन उसकी प्रेजेंस है कि नहीं, उसके सर्विस सेंटर्स कहाँ पर है। अगर मैं ऑनलाइन मंगा रही हूँ कोई अपना लैपटॉप सेल में से, बिग बिलियन डेज जो आ रही है ना, हो रही है, चल रही थी या चल रही है, तो उससे मंगा रही हूँ तो सर्विसेज मुझे कहाँ से मिलेगी, ये सारी चीजें भी इंश्योर करना मेरा काम है, ये मेरा काम था। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर की। एंटरप्रेन्योर जो रहता है वो ये देखता है कि उसका कस्टमर जो है वो उस प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज करने वाला है, उसी तरह से वो डेवलप करेगा। वो ये देखेगा कि उसके प्रोडक्ट की ऑनलाइन प्रेजेंस है कि नहीं है, और जो वैल्यू वो डिलीवर करना चाह रहा है वो सही तरीके से वैल्यू डिलीवर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, ठीक है। ये ब्रांड एक्सपीरियंस में आता है। इवन कस्टमर सर्विसेज के बारे में भी इसी में कहा गया है कि कस्टमर सर्विस जो है वो सही तरीके से सही समय पर जब रिक्वायरमेंट्स हो रही है कस्टमर की वो प्रोवाइड हो रही है कि नहीं हो पा रही है। हमने सपोज मेरी ये जो वॉच है फास्ट ट्रैक की, ठीक है, ये मैंने ले ली, ये मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, इसका डायल खराब हो गया, हाँ, मैं लेकर गई अपने यहाँ पर जो सेंटर है, ठीक है, 3 सनशाइन टावर पे है, तो वहां पर गए हम, है ना। अब क्या हो गया, उन्होंने बोल दिया कि आपको मिलेगी 5 दिन बाद। मुझ जैसा इंसान जिसे आदत है पहनने की, तो मेरे लिए तो ये बहुत ऐसा लगेगा कि ओ हो क्या हो गया, ये मेरा गहना छीन लिया, है ना, मतलब बहुत अजीब लगता है। मतलब आई डोंट वियर इट डेली, मतलब मैं ऐसे पूरे टाइम नहीं पहनती, ओनली व्हेन आई गो आउट, और जब मैं अपने प्रोफेशनलिज्म में आती हूँ, एंटर करती हूँ, तब मैं पहनती हूँ, ठीक है। बट अगेन वही चीज आ जाएगी कि उन्होंने जो कस्टमर सर्विस टाइम पे देनी थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, डायल सही करना तुम एक दिन में करके दे सकते हो, दिस इज योर वर्क, बट उन्होंने वो चीज बोला कि हम 3-4 दिन बाद देंगे। सो वो कस्टमर सर्विसेज वहां पर अफेक्ट हुई है, हमें सही तरीके से कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने का मौका नहीं मिला, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर जो रहता है वो ये सारी चीजें एंश्योर जरूर करता है। यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल ले तो एप्पल जो है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो एक एक्सपीरियंस दे रहा है इंडिविजुअल को, एक लग्जरियस एक्सपीरियंस दे रहा है कि आप स्टेटस सिंबल बन गया है सबके लिए आजकल एप्पल, कि आप यूज कर रहे हैं, ऑल्दो खरीद सब लेते हैं लेकिन उसको प्रॉपर यूज करना किसी को नहीं आ रहा है। एप्पल किसी को नहीं आता यूज करना ढंग से। आई एम टेलिंग यू, माई टीचर हैड एप्पल फोन, उनको आता ही नहीं था ढंग से यूज करना। शी वॉज कैरिंग अ क्वार्टी कीपैड एज वेल। मतलब क्या कर रहे हो, मतलब क्या क्या चल रहा है ये भाई, तुमने पैसे लगाए उसमें, हद है। तो फिर एप्पल जो है वो यही इंश्योर करता है कि ब्रांड का एक्सपीरियंस जो है उसके प्रोडक्ट का वो सही टाइम पर कस्टमर्स को प्रोवाइड हो सके, सर्विसेज सही से हो सके, और साथ साथ में हम इनोवेशन और सिंप्लिसिटी को भी प्रमोट कर सके। इनोवेशन तो वो धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें ही लाता है, जाने कि वो सिंपली इजी वे में लोग उसको यूज कर सके। अगर वो कुछ नई चीज एकदम ही लेकर आ जाएगा अपने प्रोडक्ट में, मोबाइल फोन्स में, तो क्या होगा कि इंसान जो है वो सही से उसको यूज नहीं कर पाएगा, और अगेन उस प्रोडक्ट की जो डिमांड रहेगी वो कम हो जाएगी और उसको लॉस फेस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आते हैं ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी बताइए, इक्विटी क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हम मालिकाना हक की बात कर रहे हैं,
हक हक होता है ना, मालिकाना इक्विटी। तो यहाँ पर कस्टमर के माइंड पे जो हक होगा एक ब्रांड का, उसकी बात हो रही है, ठीक है। ब्रांड जो है वो एक कस्टमर के दिमाग पर अपनी क्या छवि लेकर आ रहा है, इमेज क्या बना रहा है, उसकी बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। अगर एक ब्रांड जो है वो अपने कंज्यूमर्स के माइंड पर एक ट्रस्ट बिल्ड कर लेगा, ठीक है, रिकॉग्निशन दिखा देगा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट शो करेगा, ठीक है, उससे क्या होगा कि कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई रहेगा, और साथ साथ में सेटिस्फाई ऐसे होगा कि आई ओन दिस ब्रांड। या फिर अगर सपोज जैसे वही एप्पल की बात कर लेते हैं, एप्पल अगर आपके पास है तो आपको क्या लगता है कि आई बिलोंग टू सर्टेन क्लास, मैं ऊपर से हूँ ऐसा वाला। अगर आप कुछ ब्रांडेड कपड़े पहन लेते हैं तो एक कॉन्फिडेंस जो होता है वो अलग आता है। वही अगर आप एक जैसे अगर मेरे एग्जांपल ले लेते, चलो मेरे ही ले लेते हैं। अगर मैंने कोई सा ब्रांड, सपोज ये कुर्ती अगर मैंने रंगरीती से ली है, तो आई फील सो लाइक ओह मुझ जैसा तो कोई नहीं, ऐसा है ना, दैट कॉन्फिडेंस वो बिल्ड हो जाता है, क्योंकि एक ब्रांड ने छवि छोड़ दी मेरे दिमाग में कि यू ओन दिस ब्रांड, यू आर अ पार्ट ऑफ दिस ब्रांड, यू आर वियरिंग सर्टेन क्लोथ्स फ्रॉम दिस ब्रांड। तो वो सेटिस्फेक्शन लेवल मेरा इंक्रीज हो जाएगा। ऑल्दो सेम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो रहते हैं वो कम पैसे में अपने को मिल जाएंगे, राजवाड़ा पे कुर्ती 250 की है, मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, जो एक छवि माइंड में बनाता है कोई ब्रांड, है ना, और वो होल्ड करता है किसी कस्टमर्स पे, तो उसको बोलते हैं ब्रांड इक्विटी। ये टाइम ओवर टाइम जो रहता है वो चेंज होता जाता है। ऐसा नहीं कि एक बार जो बन गई तो बन गई। मैगी की छवि पहले अच्छी थी हमारे दिमाग में, है ना, हम लोग सब सेटिस्फाई थे, बट आफ्टर सर्टेन इश्यूज हमने देखा कि लोगों का उसका जो ट्रस्ट था, छवि जो बनी हुई थी, वो धीरे धीरे कम होती गई। अब आटा मैगी ज्यादा अच्छी लगने लग गई है लोगों को, ऐसा कहा जा रहा है। वो तो अपनी अपनी प्रेफरेंसेस है। अब इसमें बात करते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर की क्या भूमिका रहती है। तो एंटरप्रेन्योर जो रहते हैं वो इक्विटी को बिल्डअप करते हैं बाय कंसिस्टेंटली डिलीवरिंग ऑन देयर ब्रांड प्रॉमिस, क्रिएटिंग ट्रस्ट दैट कन्वर्ट न्यू कस्टमर्स एंड रिटेन्स एग्जिस्टिंग वंस। मतलब वो ये एंश्योर करते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि उनका जो ब्रांड है वो वही चीजें कंसिस्टेंटली प्रोवाइड करता रहे और अपने कस्टमर को रिटेन करके रहे। अपने कस्टमर को वो छोड़ना नहीं चाहता, उल्टा नए कस्टमर्स आ जाए तो विन विन सिचुएशन रहेगी उसके लिए। बट वो अपने जो पुराने कस्टमर हैं उनको अपने तरफ से छोड़ना नहीं चाहता, वो पकड़ के रखना चाहता है कि आप मेरे प्रोडक्ट्स परचेस करिए, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, जैसे मैंने एक बार आपको एग्जांपल दिया था एक टायर वाले का, कि टायर वाले ने सही से टाइम पे टायर नहीं दिया था ट्रक ड्राइवर को, तो उसके बगल वाली शॉप पे वो चला गया, ठीक है। वो अगर अपने पास प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी रखता सही समय पर, ठीक है, तो वो दे देता, उसका कस्टमर टूटता नहीं वहां पर, जैसी अपन उद्यमियों की भाषा में बात करें तो, ठीक है। अगर वो वहां पर दे देता तो नहीं टूटता, बट उसने नहीं दिया तो उसका कस्टमर टूट गया। अब अगली बार से वो दूसरे वाले पे ही जाएगा। आपका टोन कैसा यूज कर रहे हो कस्टमर सर्विसेज में, वो भी बहुत मैटर करता है। हम कपड़े खरीदने जाते हैं, सेल्स वाले जो होते हैं वो किस तरीके से हमसे कम्युनिकेट कर रहे हैं वो भी बहुत अफेक्ट करता है, ठीक है। अगर कोई रूडली बोल रहा है, लड़कियों को जल्दी कपड़े पसंद नहीं आते हैं, है ना, हम बार बार निकलवाते, ये भी निकालो वो भी निकालो, और अगर नहीं पसंद आया तो चले जाते छोड़ के, वो रूड हो जाते हैं, फिर सामने वाला रूड हो जाता है ना, ऐसा होता है, हुआ भी है भाई, मेरे साथ तो हुआ है। हाँ, नहीं लेना तो मत लो, पहले क्यों नहीं बोल सकते थे तुम, इतनी मेहनत करवा दी, ऐसा बोलते हैं, जबकि काम है उनका, वो उनका काम है। देखो कितना पता है उसको, उसके साथ हुआ है ऐसा। लड़के तो भाई बहुत सॉर्टेड रहते हैं, आई एम लिटरली सेइंग दिस, लड़के बहुत सॉर्टेड रहते हैं भाई। काली कलर की शर्ट है क्या तेरे पास, प्लेन चाहिए दे दे, है ना, बस नीला कलर, लाइट नीला कलर, ये वाला देख, ये वाला है क्या तेरे पास, बस
जितनी ज्यादा चॉइसेस होती है उतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है, जितनी कम चॉइसेस रहती है उतना ज्यादा सॉर्टेड रहता है इंसान। हाँ तो बनाते हैं, बनाते हैं, सही बात है। दिस इज मार्केटिंग स्किल्स भाई, दिस इज सो गुड। आपको बोल देंगे अरे आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। मेरे साथ ऐसा हुआ एक बार, मैं बताती हूँ। टॉप लेने गई थी, पहन के निकली मैं, तो उसको लगा मैं 2 टॉप ले गई हूँ अंदर पहनने के लिए। एक पहन के आई बाहर, मैंने माँ को दिखाया, हमें अच्छा नहीं लगा। दूसरा मेरे को फिट नहीं हुआ तो मैं अपने ही पहन के आ गई। वो सामने वाले बोले अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मैंने भाई पहन के आई हूँ मैं, ये तो मेरा ही है, अच्छा ही होगा। कैसे पागल है यार। जो आप बोल रहे थे बेवकूफ बनाने का, वो ये ऐसे ही होता है, समझे। मैंने उसको बोला कैसी बात कर रही है भाई। सही है। डीमार्ट जाते हो आप लोग, मेन चीज जो खरीदनी रहती है वो तो खरीदते हो, साथ साथ में 10 चीजें और लेकर आते हो। इस पे ऑफर है मम्मी ले लेते हैं। भाई अभी जरूरत नहीं, क्यों लेना। मैं ऐसी हूँ थोड़ी, मैं तो ऐसी हूँ। तो बात आ रही है यहाँ पर, कोई ब्रांड जो होता है उसने कैसी छवि बना रखी है। जैसे डीमार्ट बोल देते हैं, डीमार्ट अगर देखो 2 छवि आ गई। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज अगर मेरा भाई ले लेते हैं, चलो मेरा भाई जा रहा है ना, वो डीमार्ट जा रहा है, वो बहुत सारा सामान उठा के ले आ जाता है। ये मेरे भाई की छवि है कि इसको डीमार्ट मत भेजो। और डीमार्ट की ये छवि है कि डीमार्ट पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है तो वो परचेस कर लेगा। तो उसने जो कस्टमर के दिमाग पर एक छवि छोड़ रखी है, वो कितना ओन कर रहा है एक कस्टमर के माइंडसेट को। और वो माइंडसेट कैसे ओन करता है, बेस्ड ऑन देयर ट्रस्ट, रिकॉग्निशन एंड पॉजिटिव एसोसिएशन बिल्ट ओवर टाइम। मतलब टाइम टू टाइम बढ़ता जाता है या कम भी होता है। जैसे एप्पल और मैगी के केस में भी होता रहा है, ये सब चलता आया है। जॉनसन्स बेबी का भी यही हुआ था, जब पता चला कि खराब है स्किन के लिए, बच्चों के लिए, जो छवि उसने बनाई थी वो डिटोरिएट हो गई हमारी ओवर टाइम। फिर उसने बोला कि उसने वापस से नए एड्स लेकर आया, वो नई चीजें दिखाने लग गया कि अब तो हेल्थ के लिए अच्छा है बच्चों की। तो बच्चे खुश हो गए, मम्मियाँ खुश हो गई कि अरे अच्छा आ गया, अब तो इम्प्रूव होके आया है, वो इम्प्रूव हुआ है तो और अच्छी क्वालिटी होगा, ऐसा सोच लिया उन्होंने। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस चीज की बात हो रही है। अगर कोका कोला जो है वो उसने एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी होल्ड कर रखी है ड्यू टू इट्स कंसिस्टेंसी। कोका कोला कितने सालों से चलता आ रहा है, उसमें अभी तक हमें ऐसा कुछ भी नहीं डिफेक्ट मिला कि हम उसको पॉइंट आउट कर सके किसी भी तरीके से कि ये हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है। ऑल्दो सबको पता है कि एसिडिक चीजें जो रहती है वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं रहती है ना, सोडा वाली जो चीजें होती है, मुझे तो पसंद नहीं है। कंसिस्टेंसी, मैसेजेस जो वो डिलीवर कर रहा है। कोका कोला जो रहता है वो कैसे पीते हैं, एकदम गटक गटक गटक, जबकि हम कैसे पीते हैं तो फिर डकार आती तो तब पता चलता है कि वो खतरनाक एकदम इफेक्ट आया है ना, इजंट इट। हाँ क्या बोले, हाँ तो इसीलिए तो वही ना, मतलब मैं बता रही हूँ आप लोगों को, सी these all are things which we experience and through that only we have come to these things। एक्सपीरियंस के थ्रू ही हमारे इसमें ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना। तो जैसे कोका कोला जो है वो कंसिस्टेंसी लेकर आ रहा है, मैसेजेस डिलीवर कर रहा है अपने ब्रांड के थ्रू कि हमारा ब्रांड जो है वो बहुत अच्छा, आपको अच्छे प्रोडक्ट्स दे रहा है। गाँव में अभी भी शादी ब्याह में आकर अगर कोका कोला सर्व कर दो, पहले वाहवाही हो जाती है कि अरे वाह कोका कोला सॉफ्ट ड्रिंक, सही ना। हाँ हार्ड ये पहले तो सॉफ्ट ड्रिंक ही देंगे ना, शुरुआत तो धीरे धीरे से ही होगी, है ना। अब ये एसोसिएट क्या करता है, उसने ये बता दिया कि आप कस्टमर्स जो है वो हैप्पी है हमारे प्रोडक्ट से, वो लॉयल है। जो अगर कस्टमर जो है अपने कोका कोला को ही कंज्यूम करता आ रहा है तो वो माजा नहीं लेगा, उसको वही पसंद आएगा लेना हमेशा से। टेस्ट बर्ड पे उसने हमारे इफेक्ट कर रखा है
कि हमें तो वही सेटिस्फाई कर रहा है पीना, तभी हम खुश रहेंगे, ये चीज, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें ब्रांड इक्विटी में आती है। क्लियर है सबको? फिर इसके बाद आते हैं इमोशनल कनेक्शन, एक एलिमेंट ये भी है। Emotional connection. Emotional connection, when customers feel an emotional connection with a brand, they are more likely to remain loyal and advocate for the brand. जो इमोशनली कनेक्टेड होते हैं एक ब्रांड से, वो बहुत ज़्यादा लॉयल रहते हैं, ट्रस्टवर्दी रहते हैं अपने पर्टिकुलर बिजनेस या उस ब्रांड के प्रति। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसमें तो अलग ही एग्जाम्पल दिया, मैं आपको बताती हूँ। एयरटेल, वोडाफोन, BSNL। मैं एक लॉयल कस्टमर हूँ एयरटेल की, उसने टैरिफ बढ़ा दिए, स्टिल आई एम यूजिंग एयरटेल। उसने प्लान्स जो थे अपने, उसमें बार बार फ्लक्चुएशंस आ गए। पहले आता था 120 वाला, फिर आया 150 वाला, फिर अब 170-80 हो गया, है ना। ये सब क्या है, मेरे को वो चीज़ अफेक्ट नहीं कर रही है, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं उस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए लॉयल हूँ। जब आया जियो ने बोला कि हम आपको सस्ते में नेट प्रोवाइड करेंगे, आपको अनलिमिटेड डेटा मिल जाएगा, आपको फ़ोन छोटा सा दे दिया, है ना, बहुत सारी चीज़ें दे दी उसने। लेकिन लोगों ने स्विच करा, उस पर पोर्ट करवा ली सिम अपनी, सब कुछ करवा लिया, बट एट दी एंड उनको कहीं कहीं उसका नेटवर्क नहीं मिला, बहुत सारी जगह नहीं मिलता नेटवर्क जियो का, है ना, बहुत दिक्कत आ जाती है। तो तब लॉयल्टी यहाँ पर अफेक्ट हुई थी कस्टमर्स की। अब बात करते हैं मेरी, जब जियो आया, मुझे मेरे दोस्तों ने बहुत सजेस्ट करा, तो इतना महंगा क्यों ले रही है प्लान्स, है ना। पहले एक 550 का आता था अपना, फिर उसके बाद 750 का आया है, फिर उसके बाद अब और महंगा हो गया है ना। तो ये बोल रहे हैं कि भाई तू इतना महंगा क्यों ले रही है, तो जियो पे स्विच कर ले। बट आई सेड कि नहीं यार, मेरे को तो एयरटेल ही जमता है, जो भी अपना है, हमेशा से मैंने यही यूज करा है, घर में भी सब यही यूज कर रहे हैं, तो मैं भी यही यूज कर रही हूँ, ऐसा। अब दोनों बराबर हो गए, जियो वापस से पलटी खा गया, पैसे तो निकालने पड़ेंगे बेटे की शादी में जहाँ लगाया है ना, तो निकालने तो पड़ेंगे। वही सब मिडिल क्लास पे ही आती है, देखो वो जो गाज गिरती है ना, वो सब मिडिल क्लास पे ही गिरती है। हम, आप जैसे लोग, आप मेरे जैसे लोग, हमें ही हमारी जेब से भरना पड़ता है, ठीक है। तो अब जियो ने पलटी खाई, वापस से वो वैसे ही टैरिफ ले आया। अब लॉस में कौन गया? वो कस्टमर गया जिसको ना नेटवर्क मिल रहा था, उसने अपनी सिम को भी पोर्ट करवा लिया, और अब तो वापस से उतने ही पैसे उसको देने पड़ रहे हैं जो वो पहले किसी और ब्रांड को दे रहा था या किसी और पर्टिकुलर कंपनी को दे रहा था। विन विन सिचुएशन में कौन रहा? मेरा जैसा कस्टमर। मुझे मेरा नेटवर्क भी मिल रहा है, मुझे सर्विसेज भी अच्छी मिल रही है, मुझे ऑफर भी मिल जाते हैं, एयरटेल थैंक्स ऐप, विंग जो भी आता रहता है वो सब मिल जाता है, और प्लान उतने का ही पड़ा, 3000 का पूरे साल भर का इसका भी पड़ा, उसका भी उतने ही लगभग जियो का पड़ा, इतना कोई ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं था। तो ब्रांड लॉयल्टी की बात, आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स जो है वो सर्विस दे रहे हो कस्टमर्स को, वही डिसाइड करता है कि एक कस्टमर आपके लिए कितना लॉयल है और कितना ट्रस्ट रखता है। जहां आपने कहीं उसमें कुछ ग्लिचेस लाना शुरू कर दिया, अपने प्रोमिसेस में ब्रीच ले आए, मतलब तोड़ रहे हो प्रॉमिस, कमिटमेंट तोड़ रहे हो, तो वहां पर ब्रांड लॉयल्टी अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं ब्रांड फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेशन। वेरी सिंपल है ना। जो ब्रांड्स रहते हैं, दे नीड टू बी वेरी फ्लेक्सिबल एंड अडेप्ट द चेंजेस विच अराइज इन द मार्केट। अपनी कोर आइडेंटिटी को मेंटेन करते हुए जब वो कुछ चेंजेस लेकर आते हैं, एप्पल वही अपनी आइडेंटिटी लेके चल रहा है,
बट मार्केट में जब चेंजेस आते हैं तो उसको अपने अंदर इंक्लूड कर रहा है, साथ साथ में लचीलापन है उसके अंदर। उसने ये नहीं बोला कि मैं चेंज ही नहीं करूँगा, मैं मॉडल में वेरिएशंस ही नहीं लेकर आऊँगा या कलर्स नहीं लेकर आऊँगा। आजकल लेवेंडर कलर जो है लड़कियों में बहुत लोकप्रिय है ना। तो लेवेंडर कलर के प्रोडक्ट्स जो मार्केट में मोबाइल्स आते हैं वो लेकर आना शुरू कर दिया। पिंक कलर के मोबाइल्स, ब्लू कलर के मोबाइल्स, ये सारे लोग जो है वो अतरंगी चीज़ें उनको बहुत पसंद आ रही है आजकल ना। ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, इंक्लूडिंग समवन हु स्टैंडिंग। तो बात आती है यहाँ पर कि जो ब्रांड्स हैं वो अपने आप को फ्लेक्सिबल रख रहे हैं, रिजिड नहीं रख रहे हैं, उनको नहीं रखना चाहिए। जैसे जैसे मार्केट में चेंजेस आएंगे आपको अपनी कोर आइडेंटिटी को मेंटेन करते हुए उसमें चेंजेस लेकर आना जरूरी है। अदरवाइज आप मार्केट में ट्रेंड के साथ नहीं चल पाओगे, और जब ट्रेंड के साथ नहीं चलोगे तो आपको लॉस फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, मेरा भी मोबाइल लेवेंडर का है, वो येलो हो गया कवर, बट मेरा लेवेंडर है। इट्स नॉट बिकॉज कि मुझे ट्रेंड में रहना था, इट्स बिकॉज कि वो जो अवेलेबिलिटी ऑफ कलर्स थी उस टाइम पे तो मुझे उनमें से यही बेस्ट लगा। सो ये बात एक ब्रांड के लिए भी लागू होती है कि वो किस रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहा है, किस तरीके की प्रोडक्ट लाइन दे रहा है लोगों को, वो भी अफेक्ट करता है कि आप कितने फ्लेक्सिबल हो, कितने नहीं हो। अगर दूसरे ब्रांड्स जो हैं वो 10 कलर के मोबाइल्स लेकर आ रहे हैं तो हमें इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि हम वो 10 के साथ एक 11वां कलर भी लेकर आ सके। हम वहीं कन्फाइडेड ना रहें, उस पर्टिकुलर सेक्शन में ही उतना नहीं लिमिटेड हो जाए। ठीक है, नेटफ्लिक्स जो है जैसे कि उसने अपने आप को करा था, मैंने आपको बताया था, वो डीवीडीज पहले करता था, है ना। फिर उसने शिफ्ट करा ओटीटी में, हमें ऑनलाइन अवेलेबल करवा रहा है सारा एंटरटेनमेंट, मूवीज, वेब सीरीज, इवन कार्टून्स, एनिमेस, बहुत सारी चीजें अवेलेबल करा रहा है। तो वही चीज है कि वो उसने मार्केट में ट्रेंड देखा कि मेरी लोकप्रियता कैसे बढ़ सकती है। नाम वही था नेटफ्लिक्स, है ना। उसने अपनी कोर आइडेंटिटी यही थी कि उसको अपने कस्टमर्स को सर्विसेज देनी है, ठीक है, बट और वो भी डिजिटल वाला। उसकी कोर आइडेंटिटी ये थी कि डिजिटलाइज एंटरटेनमेंट देना है उसको। पहले डीवीडी कर रहा था, वो भी डिजिटल था, अब उसने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, वो ओटीटी पे आ गया। उसने एंटरटेनमेंट देना है, वो भी डिजिटल ही है। ठीक है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का। तो ये था हमारे ये सारे 8 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ ब्रांड। क्लियर है सबको? पक्का? कोई डाउट आ रहा है इसमें? इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। पोजीशनिंग, यूएसपी, ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी का वही मतलब होता है कि आपने किस तरीके की अपनी छवि जो है किसी भी कस्टमर के माइंड पर बना रखी है। मैंने कुछ छवि आपके माइंड पर बनाई होगी, आप लोगों ने कुछ छवि मेरे ऊपर बनाई होगी, है ना। जैसे मैं अब बताती हूँ, तो मैं खाता रहता है कुछ ना कुछ, ये है ना, ये छवि है। मैं मतलब 2-3 क्लास से नोटिस कर रही हूँ, लेकिन ठीक है, नहीं बोला मैंने। बंदे को चाहिए खाने को, क्या करे। तुम बोलते हो, तुम रियल लाइफ एग्जांपल्स में भी आ जाते हो, तुम मिस्चीवियस भी हो, मस्ती भी करते हो। सबकी अलग अलग छवि होती है ना। मेरी भी कुछ छवि बनी होगी आप लोगों के सामने, वो अब आप बताएंगे। ठीक है, तो हाँ जी, क्या जैसे आते से ही मेरे को क्या बोला था, बाहर आए। तो भाई ये देखो, ये छवि बना रखी है, आप आए तो बाहर आए, ये तो मैंने बोला ही नहीं था। ऐसी तो मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी। तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि ब्रांड, देखो मैं इसको आपको पूरा रीड करके बता देती हूँ जिससे कि और आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ब्रांड इक्विटी वह मूल्य है जो समय के साथ विश्वास, पहचान और सकारात्मक संबंधों के आधार पर उपभोक्ताओं के मन में एक ब्रांड रखता है।
ठीक है, वही चीज मैंने बताया था आपको कि वो अपनी कैसी छवि रख रहा है और वो टाइम टू टाइम समय अनुसार चेंज होती जाती है। अगर मैं अभी यहाँ पर स्ट्रिक्ट हो जाऊं तो अभी जो मैंने एक फ्रैंक वाली छवि बनाई है वो चेंज हो जाएगी, धूमिल हो जाएगी और बदल जाएगी। ये मैडम तो खड़ूस है ना। छवि समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार आप किस तरीके की सर्विसेज दे रहे हैं, कितना सेटिस्फाई कर रहे हैं अपने कस्टमर को, आपका क्या रिकॉग्निशन है, आपके ब्रांड का क्या रिकॉग्निशन है मार्केट में, वो सब चीजें अफेक्ट करता है ब्रांड इक्विटी को। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? ब्रांडिंग तो कर दी हमने, पर ये क्यों हमें इंपॉर्टेंट लगता है कि करना जरूरी है, क्यों, आप बताइए। हाँ, मतलब डिफरेंशिएशन के लिए, है ना, द टर्म विच यू वांट टू यूज, डिफरेंशिएशन। वेरी गुड, पहला पॉइंट यही होगा हमारा कि हमें डिफरेंशिएट करना है। किन से डिफरेंशिएट करना है? एक कॉम्पिटिटिव एज जो होता है उसको अलग दिखाना है। हम अलग दिखना चाहते हैं, सबको पसंद है कि मैं अलग दिखूं, लड़कियों को भी पसंद है कि मैं अलग दिखूं, लड़कों को भी पसंद है कि मैं अलग दिखूं। वैसे ही एक ब्रांड को भी ये रहता है मार्केट में कि वो अलग दिखे मार्केट में, यस, औरों के कंपैरिजन में, अपने कंपटीशन के कंपैरिजन में। जैसे हम बात करते हैं टूथपेस्ट की, टूथपेस्ट ने कुछ ऐसी चीजें अपने अंदर लाई है अलग अलग ब्रांड्स में कि वो अलग दिख रहा है मार्केट में। अदरवाइज हम कोलगेट ही यूज करते हैं, क्लोजअप ही यूज करते हैं। क्लोजअप ने नाम को अपना डिफाइन करा है, पास आओ ना, है ना, ये है। हंसो मत, तुम्हें मैं रियल लाइफ बता रही हूँ, है कि नहीं। वही बात करते हैं सेंसोडाइन की, वो यूं करती है तुरंत जैसे ही वो आइसक्रीम खाती है ना, यही करती है कि नहीं। और देखो बाय हार्ट है ये, इनको सेंसिटिविटी। तो हम बात कर रहे हैं पहले इंपॉर्टेंस की, दैट इज डिफरेंशिएशन। तुम्हें सब्जेक्ट पढ़ने में मजा तो आता है? बहुत मजा आता है। हाँ, शानदार सब्जेक्ट है। हाँ, सही बात है, होता है बहुत, मतलब ये ज्यादातर कॉमर्स और बीबीए और बीकॉम में ही आता है ये वाले सब्जेक्ट्स। टच ही नहीं किया, हमने भी नहीं करा था। मेरे 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 टाइम पे भी ग्रेजुएशन में आज से 2-3 साल पहले नहीं था। हाँ, मुझे 2-3 साल ही हुए हैं ग्रेजुएट हुए। ठीक है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब अलग पहचान बनाना। इसमें हम लिख सकते हैं कि ब्रांडिंग जो रहती है वो हेल्प करती है किसी भी एक कंपनी को मार्केट में स्टैंड आउट करने के लिए, अलग दिखने के लिए। ठीक है, अ वेल डिफाइंड ब्रांड आइडेंटिटी distinguishes your product or service from others by communicating what makes it unique। हम इसने क्या बोला, वही चीज बोली कि वो अपने आप को अलग कैसे बताते हैं, वो अपने कस्टमर्स को खुद ही बताते हैं कि हम इनसे अलग हैं इस तरीके में, हम ये आपको ऑफर कर रहे हैं जो दूसरा वाला नहीं कर रहा। कभी आप लोग जैसे पीआई में या फिर जीडी होता है जो ग्रुप डिस्कशंस होता है, तो बोल देते हैं कि तुम अपने आप को उससे बेहतर क्यों समझते हो, बताओ, है ना, ऐसा बोला जाता है, बताओ तुम इससे क्यों अच्छे हो कि हम तुम्हें हायर करें, हम तुम्हें सिलेक्ट करें। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर एक ब्रांड भी करता है, वो अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा क्यों है मार्केट में, अलग वो क्या नई चीज लेकर आ रहा है, वो खुद बताता है, कम्युनिकेट करता है अपने कस्टमर्स को। और वो कैसे कम्युनिकेट करेगा? ऐसा तो नहीं है कि 1-on-1 जाके कॉन्वर्सेशन करेगा कि भाई मैं नया प्रोडक्ट लेकर आया, आई एम वेरी गुड इन दिस, इससे अलग हूं मैं, नहीं। वो मास पब्लिक को एड्रेस करता है थ्रू डिजिटल थिंग्स, है ना, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग,
ये सारी चीजों के थ्रू ही वो लोगों को कम्युनिकेट करेगा कि हाउ दिस ब्रांड इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर ब्रांड्स विच आर एग्जिस्टिंग इन दी मार्केट। ठीक है, वही इन्होंने वही बात करी है टेस्ला की। टेस्ला जो था वो वही, उसने इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आया पहले, फिर उसके बाद उसने ब्रांड, वो अपना पैशनेट था, वो ब्रांड पैशनेट है। कौन है? एलन मस्क। वो बंदा बहुत सही आदमी है। लाइक आप कभी उसको ट्विटर देखना, उसका वो कुछ भी लिख देगा, मतलब सेंसिबल है, ऐसा नहीं है इतना बड़ा आदमी है, वो बहुत दिमाग है। वो कभी कभी ऐसी चीजें लिख देता है कि लोग करने उसको, हमें ऐसा ताजुब हो जाता है कि अच्छा इसको ये भी पता है। ट्रेंड्स, कभी कभी वो मीम्स के बारे में लिख देता है, खुद ही मीम बना देता है, मीम पोस्ट कर देता है। जॉन सीना का कभी इंस्टाग्राम पेज देखना आप लोग, जॉन सीना पता है? यू कांट सी मी दैट। तो जॉन सीना का आप लोगों ने देखा है ना? पता, मतलब जॉन सीना का पता है ना आप लोगों का कौन है? वो WWE खेलता है ना? और अब तो एक्टिंग में भी आ गया है बंदा। ठीक है, तो उसका कभी इंस्टाग्राम देखना, वो रैंडमली कुछ भी डालता है, कुछ भी। उसका कभी इंस्टाग्राम पेज पूरा देखना, वो अपने आप को अलग दिखा रहा है। और भी बहुत सारे, रॉक भी है हमारे पास रे मिस्टीरियो भी है हमारे पास, है ना? रोमन रेंस भी है हमारे पास। लेकिन वो अपने आप को दूसरों से कैसे अलग दिखा रहा है कि वो रैंडम पोस्ट कर रहा है। वो सिर्फ WWE के बारे में पोस्ट नहीं कर रहा है, वो वर्ल्ड के बारे में भी पोस्ट कर रहा है, वो मीम्स डाल रहा है, वो बिग बॉस के कंटेस्टेंट को सपोर्ट करता हुआ वो आसिफ को डाल रहा है। लाइक यू गाइज ऑल्सो कैन रिलेट कि अपने आप को अलग दिखाने के लिए एक ब्रांड किस हद तक जा सकता है कि उसकी पब्लिसिटी हो मार्केट में और वो स्टैंड आउट हो। उर्फी जावेद, no personal comments. Urfi Javed, she's a woman, she's a model. There are certain other models as well. अलग अलग है, लेकिन सब उन्होंने अपने आप को अलग दिखाया है by doing certain things. ठीक है, समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, you guys are mentally sound, तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। ठीक है, तो अगर हम किसी एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं तो वो भी अपने ब्रांड को डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट समझता है, तभी वो ब्रांडिंग कर रहा है, तभी वो अलग दिख रहा है। अलग दिखने के लिए वो अपनी मार्केट में इमेज बनाएगा। कैसे बनाएगा? जब वो अपने कस्टमर्स को बताएगा कि मैं कुछ नई चीज लेकर आया हूं, जो दूसरे लोग ऑफर कर रहे हैं उससे हटके है ये चीज। ठीक है, अलग दिखने के और भी तरीके हो सकते हैं। आप क्वालिटी में इंप्रूव करिए, आप सर्विसेज जो दे रहे हैं उसमें इंप्रूव करिए। आपका कभी कभी लोगो भी चेंज हो जाता है, वो भी एक अलग दिखने का तरीका होता है। कभी कभी आप जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं प्रमोट करने के लिए वो भी अलग हो जाता है। जैसे माजा है ना, पहले कैटरीना कैफ थी उसकी ब्रांड एम्बेसडर, ऐसा पीती थी और वो एक बूंद गिरती थी यहाँ पर आके, एकदम वेरी क्लोजअप वाला एड आता था उसका, है ना? तो माजा क्या बताता था कि रसीला आम, है ना? अब पूजा हेगड़े आ गई है ना, अमिताभ जी के साथ। वो दादू और एक नातिन का जो रहता है रिलेशनशिप शो करके बता रहे कि इट इज लाइक एनीवन कैन कंज्यूम एनी टाइम, और वो शांत कर देता है। कोई ज्यादा हाइपोथेटिक, मतलब बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक रहता है तो वो उसको शांत कर देता है। वो गाना गाती है तो बोलते नहीं नहीं तू गाना मत गा, मैं ही तेरे को दे देता हूँ, शी इज गुड इन अदर स्टफ। ऐसा तो अलग वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, बताना कि आप किस तरीके से अच्छे हो, नॉट ओनली इन योर प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो इट कैन बी योर लोगो, इट कैन बी योर डिजाइन, it can be the services which you offer, it can be even the feedback from the customers that also makes a difference in the market. आप कोई प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो, किसी कस्टमर ने उसके बारे में बुरा लिख दिया तो दूसरा कस्टमर नहीं जाएगा। मैं अगर लैपटॉप खरीद रही हूँ, मैं रिसर्च कर रही हूँ पूरा, मैं पूरे रिव्यूज देख रही हूँ, टेक गुरु को देख रही हूँ मैं, है ना? आई थिंक बॉयज नो दिस, है ना? तो मैं उसको देख रही हूँ। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स है जो जेन्युइन रीजन मतलब बताते हैं, रिव्यूज बताते हैं, उनको देख रही हूँ, तब मैं अपने एक डिसीजन पे आऊंगी, तब एक कस्टमर अफेक्ट होगा।
और तब समझेगा कि वो जो प्रोडक्ट मुझे ये कंपनी दे रही है और जो दूसरी कंपनी दे रही है उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, एक ब्रांड है, कौन सा, HP, पता होगा सबको, है ना। उसके लैपटॉप्स देखना कभी, नाम उसके मॉडल के इतने अतरंगी है, इतने मतलब समझ ही नहीं आएगा तुम्हें, और प्राइस का ऐसा डिफरेंस आ जाता है, और कुछ कुछ उसके मॉडल में इतना कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। आपका एक कीबोर्ड रहेगा, एक वो ब्लिंक वाला जो होता है कीबोर्ड, है ना, लाइट वाला जिसको बोलते हैं, है ना। हाँ हाँ वही, इतना नॉलेज नहीं है मुझे उसके बारे में, लेकिन वो वही वाला, बस उसका पैसा ज्यादा ले रहा है और दूसरा वाला जो है वो उसका पैसा नहीं ले रहा है, काम वही है लिखने का। वो अब लेकिन अपने को कूल बनना है ना, थोड़ा सा साथ में चलना है, मेरे पास ये है तो जैसे अंधेरे में जो काम करते हैं लोग, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है वो। मैं जैसे 2 बजे तक करती हूँ अगर लैपटॉप पे काम, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं लाइट, या तो फिर मैं लाइट चालू करूँ काम करने के लिए, बट अगर मुझे लाइट चालू नहीं करनी है तो फिर वो लैपटॉप की ही लाइट्स सेटिस्फाई कर देगी मुझे ज्यादा आंखें नहीं गड़ानी पड़ेगी ऐसा। तो डिफरेंशिएशन की बात यही थी, यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को अलग दिखा रहे हो, एक कॉम्पिटिटिव एज लेकर आ रहे हो। क्लियर है? आज के लिए इतना ही रहेगा।